गाइस, तो आज देखते हैं क्लास 9वीं कक्षा 9वीं का 11वां चैप्टर विज्ञान का। उसका मेरा ये पहला वीडियो है फॉर क्लास 9th। तो इसको ज़रा ध्यान से देखो और समझो। अगर कुछ आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई एम हेयर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, मतलब प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, कैसे बदलता है। प्रकाश क्या है, पहला क्वेश्चन उठता है, प्रकाश क्या है। प्रकाश तो आप लोग जानते हो ना, रोशनी, जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को देखने में उपयोगी होता है। वो हमारे आँखों से उस आँखों पे वो पड़ता है और फिर हम कोई भी चीज़ को एकदम क्लियरली देख सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन का क्या अर्थ है और परावर्तन के कौन कौन से प्रकार हैं। चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा याद करें। प्रकाश हमारे आसपास की घटनाओं की जानकारी देने वाला संदेशवाहक है, मतलब आसपास की चीज़ें बताता है। केवल प्रकाश से ही अस्तित्व के कारण ही हम सूर्योदय, सूर्यास्त, इंद्रधनुष जैसे प्राकृतिक विभिन्न चमत्कारों का आनंद ले सकते हैं। हमारे आसपास सुंदर विश्व में हरे भरे रंग बिरंगे, दिन में नीले दिखने वाला आकाश, चेहरे में चमकने वाले तारे, अंधेरे में चमकने वाले तारे, कृत्रिम विद्युत भी इसी प्रकार के अस्तित्व के कारण देख सकते हैं। प्रकाश दृष्टि के संवेदना निर्माण करने वाला विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, जो प्रकाश है उसकी वजह से हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। मैंने पहले आपको बताया। प्रकाश दृष्टि संवेग निर्माण के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पृष्ठभागों से प्रकाश का होने वाला परावर्तन भिन्न है। मतलब हर जगह पे विभिन्न प्रकार के पृष्ठभाग, मतलब जैसे अगर समतल पृष्ठभाग है तो वहाँ से अलग तरीके से प्रकाश का परावर्तन होता है, और अगर वक्रीय पृष्ठभाग है तो वहाँ से अलग होगा। ऐसा चिकने तथा समतल पृष्ठभाग में प्रकाश का नियमित रूप से परावर्तन होता है, जबकि खुरदरे पृष्ठभाग में प्रकाश अनियमित परावर्तन होता है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब अगर पृष्ठभाग समतल होता है तो वहाँ पे परावर्तन बराबर होता है, बट अगर खुरदरा पृष्ठभाग है तो असमान परावर्तन होता है। उसके बारे में हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, दर्पण तथा दर्पण के प्रकार। पहला क्वेश्चन है, दर्पण क्या है। ज़रा आप बीच के ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो बहुत कम आते हैं। सो बीच में से अपन पूरा पढ़ेंगे तो फिर अच्छा खासा नॉलेज भी आप गेन कर सकते हो। इसे दो चीज़ होती है, पहला तो नॉलेज गेन कर लेंगे। जो मैं टिक कर रही हूँ उसको ज़रा ध्यान से देख के अपने नोटबुक में, अपना टेक्स्ट बुक आप साथ में लेके बैठो और उसको पक्का टिक करके रखो, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पहला तो जिसने कांच का वो किया, वो प्रकाश परिवर्तन में हम चमकीले पृष्ठभाग, प्रकाश के परिवर्तन में हम चमकीले पृष्ठभाग आवश्यकता होती है तथा चमकीले पृष्ठभाग में प्रकाश अवशोषित हो जाता है। इसके कारण अधिक प्रकाश का परिवर्तन होता है। विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो पृष्ठभाग जिस रूप द्वारा प्रतिबिंब कहते हैं उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, दर्पण किसे कहते हैं वो टिक कर लो। मैं जिसको हाईलाइट कर देती हूँ ना वो टिक कर लिया करो आप लोग पिंक कलर से। ठीक है, विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो वह पृष्ठभाग जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन करके सुस्पष्ट प्रतिबिंब निर्माण किया जाता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण परावर्तक पृष्ठभाग है। ठीक है, और उसके बाद दर्पण के दो प्रकार है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, आगे चलते हैं। समतल दर्पण, अब पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। जो काले से रहेगा उसको मत वो करो, वो तो मैं तुमको समझाने के लिए कहाँ चल रहा है उसके लिए मैं उससे करती हूँ। ठीक है, समतल दर्पण। दैनिक जीवन में अनेक जगहों पर समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल चिकने कांच के पिछले पृष्ठभाग में एल्युमिनियम और चांदी की परावर्तक लेप लगाई जाती है, और परावर्तक पृष्ठभाग अपारदर्शी करने के लिए पृष्ठभाग के संरक्षण करने के लिए धातु के परावर्तक लेप पर लेड ऑक्साइड जैसा पदार्थ लगाया जाता है। कौन सा पदार्थ? लेड ऑक्साइड। जो हम लोग को आईने में आर पार क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उस पर या फिर पहले चांदी का लेप लगाया जाता था, अब लेड ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। प्रकाश के परावर्तन के कौन से नियम हैं? पहले तो दर्पण पता चला ना अपने को, ये दर्पण का आंसर है, याद रखना। दर्पण के दो प्रकार हैं।
घर के दर्पण के सामने खड़े रहने पर दर्पण में सुस्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे निर्माण होता है, इसे समझने के लिए बिंदु स्रोतक प्रतिबिंब का अध्ययन करेंगे। अभी ये इसमें दिखाया गया है कि कैसे सुस्पष्ट रूप से निर्माण होगा। क्यों सुस्पष्ट रूप से हम लोग दर्पण के सामने देखते हैं तो हमारा मुंह टेढ़ा मेढ़ा क्यों दिखाई देता, क्यों एकदम सुस्पष्ट दिखाई देता है, वो ये आकृति के द्वारा बताने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है, ये जरा ये वाली ड्राइंग देख लेना समतल दर्पण का। चलते नीचे, ये ज़रूरी है। ये परावर्तित किरण प्रत्यक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, इसीलिए इस प्रतिबिंब के आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब जो प्रतिच्छेदित नहीं करता, प्रतिबिंब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता। जो परावर्तित किरणें होती है एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से काटती नहीं है। प्रतिच्छेद मतलब काटना, एक दूसरे को काटना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब की दर्पण से लंबवत दूरी बिंदु स्रोतों के दर्पण से लंबवत दूरी के बराबर होता है। प्रतिबिंब की दर्पण से लंबवत दूरी मतलब ऐसा 90, लंबवत दूरी मतलब 90 अंश का कोण बनाती है, वो वाली दूरी। बिंदु स्रोत की दर्पण से लंबवत दूरी, बिंदु स्रोत का मतलब ये वस्तु से दूरी जो रहता है उससे लंबवत दूरी के दोनों दूरी बराबर होती है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार स्रोत के आकार के बराबर होता है। मतलब जितना बड़ा सामान रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलते आगे। दर्पण में शब्द का उल्टा प्रतिबिंब दिखता है। दर्पण शब्दों के आरेख में प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूर पर निर्माण होता है। इसे पक्ष की अदला बदली कहते हैं। मतलब दर्पण में जो भी चीज़ आप दिखाओगे ना तो आपको वो उल्टा दिखेगा। इससे क्या होता है, वो सिराओं का अदल बदल हो जाता है, उसे अदला बदली कहते हैं। ये याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि पक्षों का अदला बदली किसे कहते हैं, तो आपको ये आंसर लिखना रहेगा। चलते नीचे। जो नहीं समझे कमेंट कर देना, आई एम हियर, मैं एक्सप्लेन करूँगी पक्का, प्रॉमिस। आपके लिए अलग वीडियो बनेगा फिर उस पर। ठीक है, सूत्र देख लो। n बराबर प्रतिबिंब की संख्या 360 अंश, वृत्त का वो होता है 360 अंश। नीचे a बराबर दर्पण के बीच का कोण, कौन सा कोण बन रहा है, क्योंकि जो वृत्त बनेगा ना वृत्त के केंद्र से ही कोण बनता है। देखो जैसे ये देखो ये वृत्त बनाया ना मैंने, ये वृत्त बनाया, इसका ये केंद्र है, केंद्र साइड हो गया। अभी ये बना, ये कोण है। ठीक है, तो वृत्त पूरा कितने अंश का होता है, 360 अंश का। अब ये कोण हार्डली होगा 40 या 50 अंश का, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, 360 अंश अपॉन जितना मेरा अंश रहेगा, कोण का अंश रहेगा, वो माइनस करेंगे 1, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ सॉल्व किया हुआ है, मैं बाद में आपको सवाल सॉल्व करके दिखा दूँगी। अभी मैं इसके बीच में थियरी के बीच में सम नहीं लाना चाहती। समतल दर्पण द्वारा व्यक्ति के पूर्ण प्रतिबिंब दिखने के लिए दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई उस व्यक्ति की ऊंचाई से अधिक होना चाहिए। चलो गोली दर्पण क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा टिक करके रखो क्या आपने को पढ़ना है, क्योंकि लास्ट टाइम पूरा चैप्टर पढ़ना है, इट्स ऑल टाइम पास, इसलिए अंडरलाइन करते जा रहे हो, जो मैं उसको अंडरलाइन करते जाओ और वही चीज़ पढ़ो। गोलीय दर्पण से प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब का स्वरूप समतल दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब के स्वरूप से भिन्न होता है, इसीलिए हमेशा के दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब इस दर्पण में नहीं दिखता। गोलीय दर्पण में क्या होता है, जो हमारा प्रतिबिंब अगर कोई बहुत छोटा है तो वो बड़ा दिखाई देगा। देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये होता है गोलीय दर्पण। मतलब इसमें नॉर्मल प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, थोड़ा वक्रीय प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो इसको अंडरलाइन कर देना। न होकर वक्रीय होता है, इसे प्राप्त, वक्रीय मतलब थोड़ा सा गोल में घुमा हुआ होता है, मतलब ऐसे टाइप का होता है, ऐसे। ठीक है, वक्रीय होता है। मोटर चालक को पीछे से आने जाने वाले वाहन देखने के लिए लगाए गए दर्पण समतल न होकर गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, समतल न होकर कौन सा दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात पे ध्यान देना, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा। अगर आएगा ना तो यही क्वेश्चन आएगा कि मोटर चालक के पीछे से आने वाली वाहन को देखने के लिए लगाया गया दर्पण गोलीय दर्पण क्यों होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है,
गोलीय दर्पण सामान्यतः कांच के खोखले गोलाकार भाग होता है। इसके आंतरिक या फिर बाह्य पृष्ठभाग पर चमकीला पदार्थ का विलेपन करके गोलीय दर्पण तैयार किया जाता है। गोलीय दर्पण के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। इनके आंतरिक तथा बाह्य पृष्ठभाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है। मतलब इसमें क्या होता है, एक साइड लेप लगा देते हैं। जैसे ये भाग मैंने कट किया है ना, तो इसके मैं या फिर इस साइड लेप लगाऊंगी या फिर इसके अपोजिट साइड लेप लगाऊंगी। अब दोनों साइड थोड़ी लेप लगाएंगे, दोनों साइड लेप लगाएंगे तो दिखेगा क्या? कुछ नहीं दिखेगा, बराबर ना। तो या फिर इस साइड लेप लगाते हैं या फिर दूसरे साइड लेप लगाते हैं या फिर इस साइड लेप लगाते हैं। तो जिस साइड लेप लगाया उसको दूसरी साइड में से दिखाई देगा। कौन सा लेप लगाते हैं? लेड ऑक्साइड का, ठीक है। तो इसके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। उसको आगे देखते हैं। पहला अवतल पृष्ठ, डार्क कलर करते बिकॉज दिख नहीं रहा है बिल्कुल। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। यदि गोलीय पृष्ठ भाग का आंतरिक भाग चमकदार हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण के आंतरिक पृष्ठ भाग द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। मतलब देखो ये कैसा बनता है, ऐसे, बराबर। तो जो इसके अगर अंदर वाले भाग पे लेप लगाते हैं, इस बाह्य भाग पे, अंदर वाले नहीं, अगर बाह्य भाग पे लेप लगाते हैं तो वो हो जाता है अवतल दर्पण। और इसके अपोजिट अगर इस भाग पे लेप लगाते हैं, मतलब अंदर वाले भाग पे, तो ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। चलो, ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, पिंक से नहीं किया, ग्रीन से किया हुआ है, बट वो इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इम्पॉर्टेंट को अंडरलाइन करते जाओ, बिकॉज बाकी सब चीज़ें उतना हार्ड नहीं है, बट एक बार पता होना ज़रूरी है। गोलीय दर्पण संबंधित चिन्ह, ध्रुव। ये गोलीय दर्पण के बारे में सब कुछ है। पहला ध्रुव, गोलीय दर्पण के पृष्ठभाग के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। आकृति P गोलीय दर्पण का ध्रुव है। देखो ये जो P है वो दर्पण का क्या है? ध्रुव है, ये वाला भाग, ओके, ये वाला भाग। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण में जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये गोलीय दर्पण जिसका भाग है, मतलब ये वक्रता केंद्र हो गया, बीच वाला केंद्र पता है ना आपको, वृत्त का केंद्र, वैसे इसका ये वक्रता केंद्र हो गया। नीचे वक्रता त्रिज्या की परिभाषा आपको पता है ना, वृत्त के केंद्र से वृत्त के ऊपर डाला गया कोई भी रेखा अगर वृत्त के केंद्र से जाती है और वृत्त के ऊपर एक भाग को छूती है तो वो हो जाता है त्रिज्या। वैसे ही इसकी भी त्रिज्या है। गोलीय दर्पण के जिस गोले के भाग होता है उस गोलीय त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली सरल रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष मतलब ये जो गोली केंद्र से होके जाती है वो क्या होता है? मुख्य अक्ष, मुख्य नाभि। ये बीच वाली होगी मुख्य नाभि। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली अवतरित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से गोलीय दर्पण के सम्मुख एक विशिष्ट बिंदु पर एकत्रित होती है। इस बिंदु को अवतल दर्पण की मुख्य नाभि कहते हैं। जिस बिंदु पे एकत्रित होती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य नाभि। मुख्य अक्ष से एक विशिष्ट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को उत्तल दर्पण की मुख्य नाभि कहते हैं। उत्तल दर्पण की मुख्य नाभि कहते हैं। अवतल दर्पण की मुख्य नाभि, उत्तल दर्पण की मुख्य नाभि। ये देखो दोनों की मुख्य नाभि किसे कहते हैं? पहला अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के अक्ष से समांतर आने वाली आपाती किरणों को परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण की मुख्य नाभि कहते हैं। जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य नाभि। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। उसके बाद ये यहाँ मुख्य नाभि, ये सारे पॉइंट्स जरा देख लेना क्योंकि अच्छा पॉइंट है और इस पर आपको परिभाषा लिखने के लिए आ सकता है जहाँ तक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिर से आ गया आपके साथ। सोचो कि कितना इम्पोर्टेंट चीज़ें है ना, इतना ही तुमको पढ़ना है जितना टिक करके दे रही हूँ। उसके बाद आप लोग को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है
क्योंकि पूरा लेसन में बहुत सारे इसमें ये बोलते हैं ना बिना मतलब की चीज़ें भरी हुई रहती है जो कि हम पढ़ते हैं बिना मतलब के रोज़ रोज़। ठीक है, तो जितना टिक करा रही हूँ उतने को आप रिवाइज़ करो, मेरे साथ पढ़ो देन रिवाइज़ करो। गोलीय पृष्ठभाग गोलीय दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन किरणकृति की सहायता से किया जा सकता है। किरणकृति का अर्थ प्रकाश के किरण के पक्ष में विशेष चित्रीकरण होता है। किरणकृति खींचने के लिए प्रकाश के परावर्तन का नियम पर आधारित नियम का उपयोग किया जाता है। मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, उसके आधार पे ये सारी आकृति बनाई जाती है। ये 3 नियम है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अभी हम लोग ना गोलीय दर्पण के वाले नियम ही पढ़ने वाले, सब कुछ जितना भी रहेगा ना गोलीय दर्पण पे ही आधारित है। ठीक है, तो देखना ज़रा। यदि आपाती किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तित किरण मुख्य नाभि से होकर जाएगी। यदि आपाती किरणें, मतलब ये जो ब्लू लाइन से दिखा है ना, वो क्या है, आपाती किरणें। अगर आपाती किरणें इधर से सीधा ऐसे जा रही है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य नाभि से होकर जाएगी। F जो है वो मुख्य नाभि दिखा रहा है। ठीक है, तो परावर्तन के बाद वो मुख्य नाभि से जाएंगी। दूसरा, यदि आपाती किरणें मुख्य नाभि से जाती है तो परावर्तन किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। ये F जो है वो मुख्य नाभि है, आपाती किरण मुख्य नाभि से जा रही है तो परावर्तन के बाद वो इस साइड से इस साइड, मतलब इस साइड जाएंगी। बराबर, तो इसके समांतर हो गई ना। उसके बाद यदि आपाती किरण वक्रता त्रिज्या से होकर जाती है, C मतलब वक्रता त्रिज्या, अगर C से जाती है तो परावर्तन का मार्ग उसी मार्ग से, मतलब इधर से ऐसे गई फिर वापस इधर से लौट गई। समझा? मतलब कि बना के दिखाते हैं, 1 मिनट। ये जैसे हो गया ये, हाँ, यदि आपाती जो किरण है, यदि वो इधर C है अपना, इधर अपना F है, अगर यहाँ से होकर जाती है तो इसी मार्ग से वो रिटर्न भी चली जाएगी, कहीं और नहीं टकराएगी, सीधा ऐसे इधर से आएगी तो इधर से ही जाएगी भी। ठीक है, अभी इस आकृति को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, चांदा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चांदा से ऐसे सर्कल बन जाएगा और स्केल से लाइन खींचो और उसका यूज़ कर सकते हो। ये सारे नियम और उसकी आकृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखो। कभी कभी आता है परावर्तित किरणों का आलेख बनाइए या उनके नियम का आलेख बनाइए। ये अभी ज़रूरी नहीं है, इसके आगे वाला और इम्पॉर्टेंट है जो कि हर बार पेपर में आता है, अभी नहीं आएगा, सेमेस्टर में आएगा। ठीक है, चलो फिर इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ज़्यादा हैवी वीडियोस नहीं बनाते, थोड़े छोटे छोटे बनाते ताकि आप रोज़ाना पढ़ पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।